नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। भाजपा ने शनिवार को 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर को हुई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के और सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 66 नामों की मंजूरी दी है। राजधनवार विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे। जामताड़ा से सीता सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन और देवघर से नारायण दास को टिकट दिया गया है। झारखंड के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान के सम्मान के साथ ही उसकी रक्षा भी करनी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कोई भी संविधान की रक्षा नहीं कर रहा। मीडिया, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और आईटी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी सबको कंट्रोल करती है। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपके जीने के तरीके, इतिहास और विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आप हजारों सालों से पालन करते आ रहे हैं। आदिवासी का मतलब है वे जो पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब है वे जो जंगल में रहते थे। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क देखिए। मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए। ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो। इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी, वनवासी, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। मैं देख रहा था वहां पे पोस्टर पे लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन, मगर सच्चाई यह है सम्मान सम्मेलन तो है, मगर आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी। हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे आक्रमण हो रहा है। जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, मोदी जी, अमित शाह जी, सिर्फ एक दो व्यक्ति आक्रमण नहीं कर रहे हैं। अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियां इस पर आक्रमण कर रही हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई ऊपर से, और इनका लक्ष्य है कि संविधान किसी ना किसी तरीके से
या खत्म हो जाए या फिर खोखला बना दिया जाए। बहुत अच्छा लगा इस चुनाव में हमने सिर्फ एक काम किया, हमने ये दिखाना शुरू कर दिया। बहुत गहरी बात है ये। हमने सिर्फ ये दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया। देश ने बता दिया कि आप जो कर रहे हो, जो आक्रमण आप बिरसा मुंडा जी की सोच पर कर रहे हो, गुरु नानक जी की सोच पर कर रहे हो, नारायण गुरु जी की सोच पर कर रहे हो, बसवना की सोच पर कर रहे हो, बुद्ध भगवान, फूले जी, इन सब की सोच पर जो आक्रमण कर रहे हो वो हम आपको करने नहीं देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर आरजेडी नेता मनोज झा ने पार्टी की नाराजगी का इजहार किया है। यह कहते हुए कि आरजेडी पूरा नेतृत्व यहां है। आज सुबह बैठक हुई और उस बैठक में यह पाया गया कि ताकत जनाधार की है, जो राजद के पक्ष में है। पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े क्योंकि लालू यादव का हृदय विशाल था। हमारा लक्ष्य था भाजपा को हटाओ, जो आज भी है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को कहेंगे कि उसके अनुसार फैसला ले। साथ ही मनोज झा ने यह भी कहा कि हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जहां हम शायद अकेले भी भाजपा को परास्त करने में सक्षम हैं। तमाम विकल्प खुले हुए हैं क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके आगे चले, यह उचित नहीं लगता। यानी साफ है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी नाराज है, मगर जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 सीट पर समझौते की बात कर रही है, जबकि आरजेडी अभी भी 15 सीटों की डिमांड कर रही है। झारखंड चुनाव को लेकर यह पूरा मामला है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। कोई कंसल्टेशन आपसे नहीं? मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथी हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा, उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते। मसलन महाराष्ट्र के धुले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे भारत की संस्कृति रही है, हमारी पहचान रही है कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारी खूबसूरती है कि हम सब मिलकर रह लेते हैं। हम हजारों सालों से एक साथ मिलकर रहते हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। आज जब मैं सुबह निकला हूं, सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं,
देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं। एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है। जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है, कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें, लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं, हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं। और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है, न जाने कितने धर्मों को यहां पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं, बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और हमारे साथियों ने, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है। न केवल स्वीकार करती है, बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहां से संदेश हमारे इरशाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहां पर एक संदेश भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि जो बुलडोजर लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, कम से कम धुले के लोगों की दिल की आवाज सुनने के यहाँ के लोग अपने बुलडोजर पे फूल लेकर के फूल से एक दूसरे को जोड़ करके स्वागत करने का काम करते हैं। न केवल हम लोगों को फूल से स्वागत किया है, बल्कि महाराष्ट्र की जो पहचान है, वो हमारे सर पे फेटा पहना करके जो सम्मान किया है, उसको हम समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते। हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहां मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होंगे, न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इतने दलों के साथ, इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है, वहीं देश का एक ऐसा चुनाव है जहां पर ऐतिहासिक फैसले से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं अगली खबर का। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन इसी बीच अब पूरे केस में बुलडोजर की एंट्री हो गई। यूपी लोक निर्माण विभाग ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों के घर अवैध निर्माण का नोटिस लगाया है।
नोटिस में कहा गया है कि इस निर्माण को क्यों न तोड़ा जाए। यह नोटिस ऐसे वक्त में लगाया गया है जब पूरे देश में आरोपी और दोषी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब बुलडोजर पर भी सियासत हो रही है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जल्द ही इसको लेकर एसओपी जारी करेंगे, तब तक कोई भी राज्य बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकता। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो है अगर रोड पे जो आक्रमण था तो कोरम पार था, वो 24 घर मात्रा रहे क्यों? हम ही सब आ रहे हैं, हम भी तो मूल जयसवाल भी है। तो अगर ओरम पार पूरा जाता है, हमें तो कोई सोच नहीं रही। सरकार ने 80 फुट लेके पहले 28 फुट मानक थी, आज के 2 साल पहले मानक मिसाल लगा के 28 फुट की हम बाहर पड़ रहे तो हमारे अनुसार कोई नहीं लगा। अब 7 फुट नोटिस लगा के 7 फुट पड़ेगा, तो हम मकान भी जा रहा तो रहने के भी व्यवस्था तो नहीं है हमारे पढ़ने को बनवाने को, तो काम भी नहीं। और फिर बाबू में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, वहीं पर कलिका के रहेंगे। की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल में उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ 23 आदमी के खिलाफ क्यों? क्या जिला प्रशासन इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि इस 23 के अलावा कोई इंक्रोचमेंट और नहीं हुआ है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है कि गाइडलाइन बनाई है और कहा है कि तोड़ना चाहिए, बिल्कुल हम इसके सपोर्ट में है, तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उचित समय दीजिए, उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप उसको धराशायी करिए। इस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें, अपना पक्ष रखने का मौका दें, और जो कानूनी कार्रवाई उसको करने दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। अभी हमारी कुछ अपने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से बातचीत चल रही है। अभी हमारे कुछ पैनल के लोग बता रहे हैं कि जनाब कपिल सिब्बल साहब से दोपहर में बात होगी, और जो रिट वहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें इसको कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, तैयारी चल रही है, और जल्द ही इसकी हम जो है आपको जानकारी देंगे। मऊ जिला अस्पताल में डॉक्टर और घोसी सांसद के बीच कहासुनी प्रकरण में शुक्रवार को एक नया मोड़ देखने को मिला। इस मामले ने सांसद के खिलाफ सराय लक्सी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तहरीर देने वाले डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने तहरीर में बताया कि घोसी सांसद राजीव राय 10 से 15 लोगों के साथ मेरे चैम्बर में आए और मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी की। आरोप लगाया कि मेरे ऊपर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का आरोप लगाया। कहा कि मेरे ओपीडी में रखे ईएनटी उपकरण को उठाकर तोड़ने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, मुझे दारूबाज डॉक्टर बोला गया। साथ ही कहा गया कि अभद्र भाषा में शराब पीकर ड्यूटी करता है। घटनाक्रम 16 अक्टूबर का है और उसमें सांसद महोदय आए थे 12:30 बजे 10 से 15 लोगों को लेके, और मैं उस समय ओपीडी कक्ष में था अपने और मरीज देख रहा था। उस समय सांसद महोदय जी आए हैं और उनके साथ में भी कई सारे लोग आए हैं, और उनके साथ वाले जो लोग थे काफी अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। मुझे दारूबाज डॉक्टर बोल रहे थे और कह रहे थे कि पैसा लेते हैं मरीजों से, और गलत आरोप लगा रहे थे, जैसा कि कुछ भी नहीं है। मैं नियम से अपनी ड्यूटी करता हूं और समय से बैठता हूं, और वो ये भी कह रहे थे कि मैं मानसिक रूप से। पहले आप पूरा अपना इंफॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर है आप। What nonsense you are talking? What nonsense you are talking? What nonsense you are talking? ये नोक झोंक, ये तू तड़ाक, और फिर एक दूसरे को देख लेने की धमकी का लहजा। शायद याद होगा आपको, ये चंद रोज पहले की तस्वीर है। अगर नहीं तो फिर थोड़ा थमिए, याद आ जाएगा आपको पूरा मामला है क्या। दरअसल ये मऊ के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं,
जो इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है सपा सांसद राजीव राय और डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी का ये विवाद। मैंने क्या कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? सांसद राजीव राय ने 24 घंटे के अंदर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी को नोटिस थमाया तो डॉक्टर साहब ने भी सांसद राजीव राय के साथ साथ 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। यानी सांसद जी को लेने के देने पड़ गए। कानूनी फंदे में मीडिया कर्मी और समर्थक भी फंस गए। मगर सवाल ये कि आखिर पुलिस की एफआईआर कितनी जायज है? एफआईआर में क्या झोल है? जी, इस एफआईआर पर गौर फरमा लीजिए। गौर करने की बात यह है कि सांसद राजीव राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अगर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है एफआईआर में साफ साफ लिखा है सेवा में मुख्य चिकित्सक अधीक्षक जिला चिकित्सालय मऊ। यानी सांसद की करतूत की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की जा रही है, ना कि पुलिस से। लेकिन मुकदमा दर्ज कर रही है मऊ जनपद की सराय खासी थाने की पुलिस। है ना गजब। दरअसल एफआईआर में सांसद पर गहरे इल्जाम हैं। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सांसद राजीव राय ने उन्हें दारूबाज कहते हुए अभद्रता की है। क्या बोला? तुम भी क्या मेरे को बात कर रहे थे आप? फिर हम रिकॉर्ड करना चालू करें? अरे इतने सारे लोग ये सब क्या आप क्या मैंने आपसे परमिशन चाहिए आने के लिए? मैंने आपको बोला कि आप ये करते हैं? क्या मैंने आपको आरोप लगाया? कोई थर्ड पर्सन बोला तो मेरे को बोला कि आप अपने कोई थर्ड पर्सन बोल आपके साथ में आया ना वो? मेरे साथ नहीं आए हैं, तो क्यों मैं लेकर नहीं आया। कोई बोलेगा तो तुम बोलोगे मेरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट करो। हाँ, दिमाग ठीक है आपका? कोई गॉडफादर है? किसी और नेता की तरफ समझना मत, समझ रहे हो ना? सांसद ने ओपीडी के समय में आकर सरकारी काम में बाधा डालने का भी काम किया है। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है इसकी पुनरावृत्ति दोबारा किसी चिकित्सक के साथ ना हो। इतना नहीं, एफआईआर में सांसद के दुर्व्यवहार से समस्त चिकित्सक के आहत होने की बात भी कही गई है और इसके साथ साथ 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या है एफआईआर का मतलब? नौकरशाहों की मनमानी या फिर बेअंदाजी पर कानून का शिकंजा? यकीनन सवाल बड़ा है क्योंकि सांसद की दलील कुछ और है और डॉक्टर साहब का तर्क कुछ और, मगर एफआईआर की कहानी कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, मऊ। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिलों के प्रभारी मंत्री और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सभी 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ और रणनीतियां तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव को जीतने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी निर्धारित किया। बता दें कि सूबे की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का मामला अदालत में होने के कारण सपा नेता आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान पर गवाह को धमकाने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को सीतापुर की जेल से रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया। अब 24 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख निश्चित की गई। एक मामला थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था 173/2022, जिसमें आजम खान आरोपी थे और इसमें आज आरोप तय किए जाने थे माननीय न्यायालय के द्वारा, जिसमें उनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के द्वारा तलब किया गया था, जिसमें वह आज उपस्थित हुए थे। ये मामला जो था, इसमें एक जो वादी नन्हे हैं इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जिस समय वो गवाही के दौरान ये 528/19 जो कोतवाली का एक मैटर था उसके वादी हैं, और जब वो गवाही देने के लिए माननीय न्यायालय में आ रहे थे तो इनको धमकाया गया था, डराया धमकाया गया गवाही ना देने। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।